आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के एक ऐसे हेडिंग की जो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को हल करने के लिए भी, जिसका नाम है चोक कुंडली। अब आज हम पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे चोक कुंडली का। इससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। अब हम बात करेंगे चोक कुंडली का। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है चोक कुंडली से रिलेटेड कि चोक कुंडली होती कैसे है। दूसरा प्रश्न, चोक कुंडली बनती कैसे है। तीसरा प्रश्न ये है कि चोक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है। चौथा प्रश्न ये है कि चोक कुंडली पर प्रतिरोध और प्रेरकत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। और मेरा पांचवा इससे रिलेटेड ये प्रश्न है कि चोक कुंडली किस सिद्धांत पे आधारित होता है। 5 प्रश्नों को हम इसमें हल करेंगे। ये बहुत बेस्ट टॉपिक है। दोबारा सुन लीजिए, मैं चोक कुंडली की बात कर रहा हूँ, ये हेडिंग नहीं लिखा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ। चोक कुंडली, ये हम इस पे उठने वाले जो भी प्रश्न है पहले सोच के ही उसका आंसर हम ले लें तो बेहतर रहेगा। पहला, चोक कुंडली होती कैसे है। दूसरा, चोक कुंडली बनती कैसे है। तीसरा, चोक कुंडली का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चौथा, चोक कुंडली पर प्रतिरोध और स्वप्रेरकत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। और पांचवा, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। और भी प्रश्न है क्योंकि अभी मैं इस क्वेश्चन में एक ऐसा भी बात करूंगा कि चोक कुंडली को बनाने के लिए इसमें मोटे तार लपेटे जाएंगे, तो मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों चोक कुंडली बनाने के लिए मोटे तारों का प्रयोग की जाएगी। इसके अगला एक और प्रश्न होगा कि चोक कुंडली बनाने के लिए हम बहुत सारे नर्म लोहे की क्रोड प्रयुक्त करेंगे, तो मैं ये भी बताऊंगा कि चोक कुंडली बनाने के लिए नर्म लोहे की क्रोड की प्रयोग क्यों करेंगे। इन सभी चीज़ों का पूरी डिटेल्स देंगे। तो फिलहाल मैं आपको पहला प्रश्न का जवाब दे दे रहा हूँ, चोक कुंडली होती कैसे है। पहले आप उसका फिगर देख लीजिए, फिर बताएंगे कि चोक कुंडली की रचना कैसे होती है, फिर इसका उपयोग क्या है, फिर स्वप्रेरकत्व और प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर किसके सिद्धांत पे आधारित है। जितने भी प्रश्न है सबका जवाब देंगे। फिलहाल पहले चोक कुंडली का फिगर देखिए। ऐसे होती है चोक कुंडली, जो हम आकृति वहाँ पे जो बोर्ड पे आकृति बना हुआ है सेम वही चीज़ें हैं। देख लीजिए, मैंने चोक कुंडली होती कैसे है मैंने आपको ये दिखा दिया है एक फिगर के द्वारा। चोक कुंडली होती कैसे है यहाँ मैंने इस फिगर में भी दिखाया है कि चोक कुंडली कैसे होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर इन चोक कुंडलियों का निर्माण कैसे होता है, इसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे। समझिए कि एक तरह से रचना विधि है और इसी में इसकी कार्य विधि भी निकल जाएंगे। तो याद रखना कि सबसे पहले मेरी जो प्रश्न थी चोक कुंडली होती कैसे है, मैंने आपको दिखा दिया चोक कुंडली होती कैसे है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इन चोक कुंडलियों का निर्माण होता कैसे है, कौन कौन से एलिमेंट्स मिल करके चोक कुंडली का निर्माण करते हैं। थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे हम। सबसे पहले देख लीजिए, इसमें मैं बोला हूँ कि इसकी रचना किससे मिलकर हुई होती है, तो हम इसमें बात कर रहे हैं जो ये चोक कुंडली होती है, ये पहला नंबर की ये एक उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली होती है, यानी इसका प्रेरकत्व बहुत हाई होता है। अभी बात करेंगे क्यों हाई होता भी है। पहला नंबर की जो चोक कुंडली होती है, फर्स्ट थिंग्स इसका ये है कि ये एक उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली होती है। अब इसकी निर्माण कैसे हुई होती है, तो इसमें देख लीजिए, इसके निर्माण के लिए एक नर्म लोहा लिया जाता है, नर्म लोहा। तो जो चोक कुंडली होती है नर्म लोहे की एक बहुत पतली क्या होती है, क्रोड होती है। अब प्रश्न ये है कि नर्म लोहे की पतली क्रोड क्या होती है। तो अब देख लीजिए, इससे पहले की क्लास में मैंने ये चर्चा किया भी था कि क्रोड क्या होती है। तो देख लीजिए, इसमें पीतल की ना बहुत पतली बहुत सी पत्तियां होती हैं
जिनको एक के ऊपर एक रख करके लोहे की एक विशेष आकार दे दी जाती है, जिसका नाम क्या होता है, पटलित क्रोड। अब प्रश्न ये है कि ये पटलित क्रोड इसमें प्रयोग क्यों की जाती है। भाई सिर्फ एक लोहा प्रयोग किया जा सकता था, तो इसमें पटलित क्रोड इसलिए प्रयोग की जाती है कि अगर पटलित क्रोड नहीं प्रयोग की जाएगी, अगर धातु प्रयोग की जाएगी, तो जब इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम भंवर धारा कहेंगे। और जैसे ही भंवर धारा उत्पन्न होगी, तुरंत इस कुंडली से ऊर्जा ह्रास प्रारंभ हो जाएगा। तो भंवर धाराओं को रोकने के लिए इसमें कौन सी क्रोड प्रयोग की जाती है, पटलित क्रोड। ये प्रश्न संपन्न हुआ कि इसमें नर्म लोहे की एक पटलित क्रोड होती है। तो मैंने बताया क्यों पटलित क्रोड लगती है। तो देख लीजिए, अब इस पटलित क्रोड पर क्या की जाती है, मोटे मोटे तांबे के तारों की बहुत सारे फेरे लपेटी जाती है। अब प्रश्न ये है, क्या पतले तार नहीं लपेटे जा सकते थे, सिर्फ मोटे तार क्यों लपेटे जाते हैं। तो इस पे मोटे तार इसलिए लपेटे जाते हैं क्योंकि हम एक फार्मूला पढ़े हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के परिभाषा में, ये R = ρL/A होता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल और प्रतिरोध में एक रिलेशन मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैंने देखा है कि जब ये तार मोटा ले लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे तार ले लेंगे, तो मोटे तार का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जिसके कारण उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इसमें इस प्रकार के तार की मोटाई को चुनते हैं कि उसका प्रतिरोध लगभग किसके बराबर हो जाए, 0 के। और जैसे ही प्रतिरोध 0 होगा, इस नर्म लोहे की क्रोड में तार के बहुत सारे फेरे लपेटे रहने के कारण इसका प्रेरकत्व जो होगा ये बहुत हाई हो जाएगा। ये एरो ऊपर दिखाने का मतलब इसका प्रेरकत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, फिर दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ। पहला नंबर जो चोक कुंडली होता है, ये उच्च प्रेरकत्व वाला एक कुंडली होता है। ये बनता कैसे है, तो ये नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर मोटे तांबे के तारों के अनेक फेरों को लपेटने से क्या होती है, ये प्राप्त होती है। इसलिए इसका नाम क्या चीज़ है, चोक कुंडली। आ रहा है मेरी बात समझ में। चोक कुंडली में प्रतिरोध का मान 0 होता है, जिसके कारण उसका ये प्रेरकत्व क्या होता है, अधिक होता है। इस स्थिति में प्रतिबाधा का व्यंजक निम्नवत होता है। अब निकालेंगे, क्योंकि जब ये यूपी बोर्ड के विद्यार्थी लिखेंगे तो लिखने का इसका तरीका बनाएंगे, रचना और कार्यविधि दोनों एक साथ हेडिंग बनाएंगे और उसमें लिखेंगे क्या, आप सिस्टमेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, बोलेंगे इसमें उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली होती है। दोबारा सुनिए, क्या बोलेंगे हम, इसमें उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर मोटे तांबे के तारों के अनेक फेरे लपेट कर बनाई जाती है। दोबारा सुन लीजिए, इसमें उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर मोटे तांबे के तारों के अनेक फेरे लपेट कर क्या की जाती है, बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चोक कुंडली कहते हैं। ये इतना चीज़ें याद हो गया कि इसमें उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर मोटे तांबे के तारों के अनेक फेरे लपेटकर बनाई जाती हैं, जिन्हें चोक कुंडली कहते हैं। इस कुंडली का प्रतिरोध 0 होता है, जिसके कारण प्रेरकत्व अधिकतम होता है। इस स्थिति में प्रतिबाधा का व्यंजक निम्नवत होता है। अब प्रतिबाधा का व्यंजक निकालेंगे। अब देखिए प्रतिबाधा का व्यंजक कैसे निकलेगा। इसमें देखिए आखिर कौन कौन प्रयोग है। पहला नंबर, इसमें ये कुंडली बनाई गई है, ये कुंडली प्रयोग किया गया है ना भाई, तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को VL से लिखते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, जब इसमें ये चालक तार प्रयोग किए गए हैं तो भाई उसका प्रतिरोध होगा। तो हमें 2 चीज़ें मिल गया, एक कुंडली मिल गया, एक क्या मिल गया, प्रतिरोध। क्योंकि हम पढ़े हैं कुंडली के
सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को VL से लिखते हैं और कुंडली के प्रेरकत्व को L से लिखते हैं और प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से। तो इस डायग्राम से क्लियर हो गया कि जो हमारे पास परिपथ बन के तैयार होगा वह परिपथ होगा LR परिपथ। कौन सा परिपथ होगा, LR परिपथ। L किसको रिप्रेजेंट करेगा, कुंडली को, और R किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रतिरोध को। क्योंकि हम LCR परिपथ भी पढ़े हैं तो इसमें कहीं कैपेसिटर नहीं लगे हैं, इसलिए C नहीं आएगा। इसमें सिर्फ प्रतिरोध मिलेंगे और कुंडली मिलेगा। तो प्रतिरोध के लिए R और कुंडली के लिए क्या लिखेंगे, L। तो हमने LR परिपथ में, जब मैंने LR परिपथ का डायग्राम बनाया था, आरेख बनाया था, तो इसके लिए कुछ ऐसा आरेख आया था जिसके लिए हम ऊपर लिए थे VL को, इधर किसको लिए थे, VR को। तो हमने यहाँ पे Z प्रतिबाधा Z की वैल्यू निकाला था √ में R² प्लस ओमेगा L²। ये LR परिपथ में प्रतिबाधा का जब व्यंजक हमने प्राप्त किया था इससे पहले वाली क्लास में, तो हमने प्रतिबाधा के लिए क्या व्यंजक प्राप्त किया था, ये R हमने निकाला था √ में, ये Z √ में ये R² प्लस ओमेगा² इंटू क्या निकाले थे, L²। ये हमारा किसका व्यंजक मिला था, प्रतिबाधा का। इस स्थिति में देख लीजिए, यदि दोबारा एक बार बोल दे रहे पूरी सिस्टम को ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, बोलेंगे यह उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर मोटे तांबे के तारों के अनेक फेरे लपेटकर बनाई जाती है, जिसे चोक कुंडली कहते हैं। इस कुंडली में प्रतिरोध का मान 0 और प्रेरकत्व का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति में प्रतिबाधा का व्यंजक निम्नवत होता है, लिखेंगे Z √ में R² प्लस ओमेगा² इंटू L²। उसके बाद लिखेंगे यदि इस LR परिपथ की औसत शक्ति भी कुछ होगी, तो लिखेंगे यहाँ यदि LR परिपथ की औसत शक्ति, औसत शक्ति को P बार से लिखते हैं, P बार हो तब, तो हमने एक शक्ति का फार्मूला पढ़ा था, P = होता है V इंटू क्या होता है I। इसके साथ हमने लास्ट में एंगल लिया था फाई। P बराबर क्या फार्मूला होता है, V इंटू I। जब औसत यहाँ पे लगाएगा तो इसके भी औसत मान को लेंगे, तो V के औसत मान को हम लिख रहे थे ऐसे VRMS से और I के औसत मान को RMS से, IRMS से। अगर इस क्षैतिज के साथ कितना एंगल बन रहा है, फाई, तो बस हम इसके साथ क्या लगा देंगे, cos फाई। तो हमारे पास औसत शक्ति का क्या फार्मूला निकल जाता है, VRMS इंटू IRMS इंटू क्या हो गया, cos फाई। इसको हम चाहें तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं। दोबारा से, अगर LR परिपथ की औसत शक्ति P बार हो, तो P बार = क्या फार्मूला निकलता है, VRMS इंटू IRMS इंटू क्या मिल गया, cos फाई। क्लियर हो गया। अब इसमें जहाँ पे ये cos फाई क्या चीज़ है तो लिख दे रहे हैं, जहाँ ये cos फाई = यहाँ से निकाल सकते हैं, cos थीटा = क्या फार्मूला होता है, ये आधार बट्टे ऊपर वाला क्या होता है, कण, यानी cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बट्टे कण। तो cos फाई बराबर आधार बट्टे कण, यानी R/, क्या हो जाएगा, Z। ये cos फाई = R/Z होगा। Z की वैल्यू हमें क्या मिली हुई है, √ में ये R² प्लस ओमेगा² L², ये cos फाई की वैल्यू मिल गया। और हम इसमें जानते क्या है, चूँकि हम जानते हैं कि इसमें प्रतिरोध, चोक कुंडली में प्रतिरोध कितना होता है भाई, 0, यानी R की वैल्यू कितना होता है, 0। तब हमारे पास cos फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगा, cos फाई = इस R के जगह पे क्या लिख लेंगे, 0 और डिवाइडेड बाय मान लीजिए √ में, फिर यहाँ R है, R के जगह पे 0² इंटू ओमेगा² L²। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0, यानी हमारे पास cos फाई की वैल्यू क्या मिल गई, 0। क्लियर हो गया ना। चोक कुंडली के लिए हमारे पास शक्ति गुणांक की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। इसमें cos फाई शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक की वैल्यू हमारा क्या मिल गया, 0। अब देखिए समीकरण 1 से तो हमें क्या मिलेगा, लिखेंगे
तब ये समीकरण 1 से देख लीजिए, जब cos फाई इक्वल टू 0 होगा तो औसत शक्ति का मान हमारे पास क्या मिल जाएगा, तब ये P बार इक्वल टू मेरे पास मिलेगा ये VRMS IRMS इंटू cos फाई है, तो यहाँ रहेगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई की वैल्यू 0, तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0। इसका मतलब जैसे ही cos फाई का मान 0 होगा ठीक उसी समय औसत शक्ति का मान कितना हो जाएगा 0। और शक्ति का मात्रा के देखिए सीधी सी शक्ति का मान 0 तभी होगा जब इसमें कोई भी विशेष धारा नहीं बहेगी, दैट मीन्स वाटहीन धारा बहेगी। इसका मतलब जैसे ही औसत शक्ति का मान 0 होगा ठीक उसी समय कह देंगे, शक्ति का मान 0 होते ही हम ये कह देंगे कि जो चोक कुंडली होता है ये वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि जब हमारे पास शक्ति मिला नहीं तो शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट, तो इसका मतलब कि ये वाटहीन हो गया। दैट मीन्स ये किसके सिद्धांत पे आधारित हो गया, वाटहीन धारा के सिद्धांत पे आधारित हो गया। तो इस बेस पे क्वेश्चन ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछता भी है आपको वाटहीन धारा के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी पूरी डिटेल्स देने के बाद अंत में वाटहीन धारा का डेफिनेशन लिखवाएंगे। दोबारा से हम थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि आपको चीज़ें इधर उधर हुई भी हैं तो क्लियर हो जाएंगी। पहला नंबर ये है कि चोक कुंडली, अभी इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अभी सिर्फ बता रहे हैं इसकी रचना कैसे हुई होती है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली है जो नर्म लोहे की एक पतली क्रोड पर मोटे तांबे के तारों के अनेक फेरे लपेटकर बनाई गई है, जिसे चोक कुंडली कहते हैं। इसमें प्रतिरोध का मान 0 और प्रेरकत्व का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति में प्रतिबाधा का व्यंजक निम्नवत होता है। चूंकि इसमें जो हमारे पास परिपथ बनेगा इस फिगर से, चोक कुंडली में जो परिपथ यूज होगा वह LR परिपथ होगा, क्योंकि L कुंडली है और R उसका क्या है, प्रतिरोध है, तो LR परिपथ यूज होगा। तो L और R के बीच हम डायग्राम बनाए थे, LR परिपथ में जो डायग्राम बनाए थे हम फेजर आरेख, वह फेजर आरेख ऐसा था और उसके लिए प्रतिबाधा के लिए फार्मूला ये निकला था। तो वही मैं लिखा हूँ, प्रतिबाधा का व्यंजक निम्नवत होता है। Z प्रतिबाधा को हम लिखते हैं Z से, Z बराबर जो व्यंजक आया है लिख लिए हैं। उसके बाद लिखे हैं यदि LR परिपथ की शक्ति कितना हो, P बार हो, तो P बार इक्वल टू फार्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। मैंने देखा जहाँ cos फाई क्या है, तो cos फाई इक्वल टू फार्मूला होता है आधार बट्टे कण, यानी R अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। मैं जानता हूँ कि चोक कुंडली में प्रतिरोध कितना होता है 0, तो इस R की वैल्यू मैंने दोनों जगह पे क्या लिख दिया 0, और जैसे ही लिखे तो cos फाई का मान क्या मिल गया 0, और जैसे ही cos फाई का मान 0 मिला मैंने cos फाई को उठा के cos फाई का मान जैसे ही 0 मिला मैंने इस cos फाई के जगह पे ये 0 उठा के भर दिया, तो 0 से गुणा करेंगे तो इस सारा शक्ति कितना हो गई 0, और सारा शक्ति 0 होने का मतलब ये होता है कि ये वाटहीन धारा के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो अब जो हम प्रश्न किए थे हमें क्या मिला, क्या यहाँ पे धारा हमको मिला कि नहीं मिला, तो धारा यहाँ मेरे कहने का मतलब औसत शक्ति 0 तभी होगी जब धारा का मान न्यूनतम होगा। न्यूनतम का मतलब लगभग 0 करीब हो जाए, तभी जाके हमारे पास ये औसत शक्ति का मान 0 होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है, तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। जैसे मैंने पहला प्रश्न किया था कुंडली होती कैसे है, मैंने फिगर बना के दिखाया। दूसरा चोक कुंडली बनती कैसे है, मैंने आपको ये बनाने का तरीका बनाया। तीसरा चोक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देख लीजिए धारा का मान न्यूनतम करने में उपयोग किया जाता है, यहाँ प्रश्न मिल गया। चौथा नंबर ये हुआ कि चोक कुंडली में प्रेरकत्व और प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है, तो चोक कुंडली में प्रतिरोध का मान 0 और प्रेरकत्व का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। चौथा नंबर चोक कुंडली किसके सिद्धांत पे आधारित होता है, तो हम बता दिए कि चोक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये इतने सारे प्रश्नों का जवाब एक साथ आपको मिला। अब आप लिखेंगे कैसे, देख लीजिए इसमें हुआ क्या है कि जो ये चोक कुंडली है, ये वाला जो आपको ये आकार ये दिख रहा है, ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का डायग्राम है। इसमें हुआ क्या है, पहला नंबर बिना ऊर्जा का ह्रास किए
बिना ऊर्जा का ह्रास किए। धारा का मान कितना कर दिया है? न्यूनतम। तो जो करता है उसी का नाम क्या है? चोक कुंडली। तो हम लिखते कैसे हैं यूपी बोर्ड में? सबसे पहले हम चोक कुंडली हेडिंग बनाते हैं, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। क्या इंट्रोडक्शन देंगे? बोलेंगे ऐसे, सिंपल बोलेंगे, हम बोलेंगे वह कुंडली जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा का ह्रास किए धारा का मान न्यूनतम कर देती है, उसे चोक कुंडली कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, क्या डेफिनेशन देंगे चोक कुंडली का? बोलेंगे वह कुंडली जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा का ह्रास किए धारा का मान न्यूनतम कर देती है, उसे चोक कुंडली कहते हैं। इसके बाद इसके हेडिंग बनाएंगे रचना और कार्यविधि। इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह उच्च प्रेरकत्व वाली एक कुंडली होती है जो नर्म लोहे की पटलित क्रोड पर मोटे तांबे के तारों के अनेक फेरे लपेटकर बनाई जाती है, जिसे चोक कुंडली कहते हैं। इसमें प्रतिरोध का मान 0 और प्रतिबाधा और प्रेरकत्व अधिकतम होता है। इस स्थिति में प्रतिबाधा का व्यंजक निम्नवत होता है, और ये व्यंजक मैंने आपको जो भी बताया यहाँ तक कंप्लीट लिख लेंगे। और लास्ट में लिखेंगे क्या? लास्ट में एक चीज़ ये आप जोड़ देंगे कि अतः चोक कुंडली वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित होता है। ओके, थैंक यू।